और नहीं तो उन झोंपों के पीछे से किसी बच्चे की साया को झांकता हुआ दिखाई देता था। कभी रात के वक्त कोई इंसान अगर साइकिल लेके जाता था तो कोई कोई देखता था कि उस साइकिल के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है। गांव का नाम केष्टपुर। ये गांव भले ही ज्यादा छोटा ना हो, लेकिन इस गांव में बसे इंसानों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है। सब अपने अपने कामों में व्यस्त है। ठंड का समय है, इसीलिए दोपहर होने से पहले ही सब काम खत्म कर लेना होगा, क्योंकि दोपहर होने के बाद जब शाम आएगा तब ठंड हवा के झोंके से बदन पूरा जम जाएगा। इस बार ठंड तो बहुत ज्यादा ही है, तो अजीतदा, इस ठंड के मौसम में इस बार कहीं घूमने नहीं गए क्या? अरे नहीं नहीं, हम लोगों का इतना सुंदर गांव छोड़ के और कहाँ जाएंगे। और वैसे भी हर बार ही तो कहीं ना कहीं जाते ही रहते हैं, तो इसीलिए इस बार सोचा इस गांव में ही रहेंगे। अच्छा, तुम एक काम करो, जल्दी से मेरा सामान दे दो, नहीं तो मुझे देर हो जाएगा। हाँ हाँ, रुकिए, देता हूं। ये लो अजीतदा, आपका सामान। अजीतदा, क्या हुआ? आप उस तरफ क्या देख रहे हो? वो तो विपुल का बेटा राजेश है। आप उसे ही देख रहे हो? हाँ, ठीक ही कह रहे हो। इस बच्चे को देख के बहुत दुख होता है। इतना सुंदर छोटा सा लड़का, लेकिन इसके भाग्य देखो, बचपन में ही इसके माँ गुजर गया था। उसके बाद जैसे तैसे करके इसके बाप ही इसे बड़ा कर रहा था, लेकिन अचानक आज से 1.5 साल पहले ही काम में जाते वक्त रास्ते में ही इसके बाप का दुर्घटना में देहांत हो गया, और उसके बाद से ही ये छोटा सा लड़का अनाथ है। आप सही कह रहे हो। ये छोटा सा लड़का अब अकेला ही रहता है। आसपास के घर में से जो भी थोड़ा सा बचा हुआ खाना मिल जाता है, वही खाके अपना गुजारा कर देता है। क्या और कर सकते हैं, भाग्य में जो लिखा है वो तो होगा ही। राजेश, राजेश, बेटा थोड़ा इधर आओ। तापस, एक बिस्कुट का पैकेट देना जरा। हाँ हाँ, अभी देता हूं।
ये लीजिए। ये लो, ये बिस्किट खा लेना, ठीक है? अच्छा बच्चा है, अब जाओ। राजेश को इस गांव का लगभग सभी आदमी बहुत प्यार करता था, लेकिन कोई कोई ऐसा था जो राजेश को बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता था, और वो भी था राजेश की पड़ोसियों में से ही कोई कोई। ये बात राजेश को भी बहुत अच्छी तरीके से पता था। ये छोटा सा घर ही राजेश का है। राजेश का पिता का उतना ज्यादा सामर्थ्य नहीं था। जितना भी हो सका उतना कष्ट करके ये छोटा सा घर वो कर पाए हैं, लेकिन इसमें ही इतने सारे दिन अपने मन में खुशी लेकर वो गुजारे हैं। बहुत बचपन में ही उसने अपने माँ को खोया, और अब अपने पिता की भी जाने के बाद राजेश बहुत अकेला हो गया था। हर वक्त वो एकदम खामोश होके एक ही जगह पे बैठा रहता था। जितना भी हो, उसका उम्र तो बहुत छोटा है। आस पास के पड़ोसियों में से कोई भी अपने संतानों को राजेश के संग खेलने या फिर बात करने नहीं देता था। इसीलिए दिन का ज्यादातर समय राजेश अपने घर के आंगन में बैठ के ही इधर उधर देख के काट देता था। खाने का वक्त होने पर राजेश धीरे धीरे पैदल चल के पड़ोसियों में से ही किसी के घर जाकर खाना मांगता था, और फिर वो जो भी देते थे वो लेकर अपने घर लौट आके फिर वो खाना वो खाता था। अभी अभी नया साल आया था, इसीलिए ठंड से सब कुछ जम जा रहा था। रात का वक्त था, चारों ओर घना कोहरे से ढका हुआ था। बीच बीच में बहुत दूर से लोमड़ी और कुत्ते की आवाज कानों में आ रहा था। राजेश भी सोया हुआ था, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर दिन ही रात को राजेश ऐसे ही खामोश होकर सोया रहता है, क्योंकि उसे उसकी बाप का याद आता है। अपने बाप और माँ के तस्वीर को देखने के बाद धीरे धीरे वो सो जाता है, क्योंकि जब भी वो अपने माँ और बाप के तस्वीर को देखता है तभी उसे ये एहसास होता है कि वो दोनों उसके साथ साथ ही है। और 2 दिन बाद ही मकर संक्रांति है, इसीलिए हर घर में अब पीठा तैयार हो रहा था। चारों तरफ इस पीठे की खुशबुओं महक रहा था। तब राजेश अपने घर के आंगन में खामोश होके बैठा हुआ था। अचानक पीठों के महक वो सूंघ लेता है, और उसे सूंघ के वो बहुत खुश हो जाता है, क्योंकि उसे याद है बहुत दिन पहले ही उसके बाप उसके लिए मिठाई की दुकानों से पीठा खरीद कर लाता था, और वो उसे बड़ी आनंद के साथ खाता था। लेकिन अब ये हो नहीं सकता, इसीलिए वो उठकर खड़ा हो जाता है।
मन में थोड़ा खुशी लिए वो निकल पड़ा बाहर की ओर। राजेश का ही एक पड़ोसी मानिक बाबू के घर के बाहर से राजेश खड़ा होके अंदर की तरफ झांक रहा था। मानिक बाबू का बीवी तब पीठा तैयार कर रहा था। हे, कौन कौन है वहां पर? इधर आओ। ओ, तो तुम हो? हाँ, मुझे पता था। जैसे ही महक मिला वैसे ही चले आए यहां पर। हाँ, जाओ जाओ यहां से। राजेश वहां से चला जाता है। पास ही में बिमल के घर में भी पीठा तैयार हो रहा था और बिमल भी उसी के पास में ही बैठकर वो सब अपने आंखों से ही देख रहा था। मोहल्ले में से नरेन भी उनके घर आए थे, पहले से ही पीठे पाने के लिए अपना नाम लिखाने। उसी समय राजेश भी उन लोगों के आंगन के सामने आकर खड़ा हो जाता है। ए लड़का, क्या चाहिए यहाँ पे? ओ, पीठे खाने आए हो? तो तुमको अगर पीठे खाने दिए तो हमारे जो संतान है वो क्या खाएंगे? हाँ, अब जाओ यहाँ से। बाद में अगर कुछ बाकी रहा तो तब आना, देखेंगे। ठीक है, अब जाओ यहाँ से, जाओ। सही कह रहे हो, अपने बाप माँ को भी तो खाया है, अब इसे लेकर हम लोगों का ही तकलीफ बढ़ गया है। हाँ। उसके बाद राजेश अपने घर में लौट आता है और खामोश होके घर के आंगन में बैठा रहता है। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजेश को बहुत जोरों से भूख लगी है, लेकिन ज्यादातर समय जो पड़ोसी उसे खाना देता था वो आज घर में नहीं है, कहीं घूमने गया है और बाकी सब पीठा तैयार करने में ही व्यस्त है। इसीलिए आज उसके भाग्य में खाना मिलेगा या नहीं वो उसे नहीं पता था, लेकिन भूख से उसको बहुत तकलीफ हो रहा था। शाम होने को आया है और घर में बैठ के नहीं रह पाया राजेश, निकल गया बाहर की तरफ इसी खोज में कि कहीं अगर कुछ भी थोड़ा सा खाना मिल जाए तो। मानिक बाबू के घर के सामने से जाते हुए अचानक राजेश थम जाता है और देखता है कि अंदर राजेश बाबू पीठे खा रहे हैं और उन्हीं की बगल में उनकी पत्नी खड़ी हुई है। ओह, ये पीठों का स्वाद! आहा हा। अच्छा, हमारे संतानों के लिए भी तो रखा है ना? अगर संभव हो तो बाद में थोड़ा और भी कर लेना, ठीक है? क्या रे, तू फिर से आया है? क्या पीठे खाना है? तो खुद करके खाना, तेरे घर में तो एक चूल्हा है ही। है, इसे थोड़ा पीठा करने के सामान दे दो, लेकिन याद रखना थोड़ा, ठीक है? रहने दीजिए ना, वो तो एक बच्चा है, वो कैसे कर पाएगा? मैं तो करूंगी, उसी ही से उसको कुछ दे दूंगी। जैसा बोला है वैसा ही करो। है,
इधर आ और ले जा, उसके बाद घर में जाकर खुद करके खा। उन लोगों से थोड़ा सामान लेके राजेश अपने घर में वापस लौट आता है। घर के ही एक कोने में एक चूल्हा था। राजेश के पिता इसी में ही उन दोनों के लिए खाना तैयार करता था और ये सब कुछ पास ही में बैठ के देखता था राजेश। इसीलिए चूल्हा कैसे जलाता है ये उसे हल्का हल्का याद था। आते समय कुछ सूखी लकड़ियां लेकर आया था राजेश। सबसे पहले कुछ भी ना समझकर चूल्हा जलाने की कोशिश करते हुए एक सूखी लकड़ी को आग लगाकर चूल्हे के अंदर घुसाने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पिता को बहुत बार चूल्हा जलाते हुए देखा था ठीक ही, लेकिन खुद वो कभी भी ऐसा नहीं किया था। जली हुई सूखी लकड़ी की टुकड़े को चूल्हे के अंदर घुसाने की कोशिश में धीरे धीरे अपने पाँव से ठेल रहा था वो, लेकिन अचानक वो जली हुई टुकड़े उल्टी उसके पाँव के सामने आकर गिरता है और डर के कारण वो थोड़ा पीछे हट जाता है, लेकिन उसी से ही उसके पैरों में ठोकर खा के पीछे रखा हुआ तेल की कूप की शीशी नीचे गिर जाता है और उससे नीचे बिछी हुई चटाई में आग लग जाता है। ये दृश्य देख के राजेश थोड़ा डर जाता है। कूप के अंदर से तेल निकल रहा था और धीरे धीरे पूरे घर में फैल जा रहा था। उसके ऊपर आग भी उसी में फैलता रहा। राजेश की चारों तरफ पूरा आग फैल गया था। डर के कारण वो बहुत जोरों से चिल्ला रहा था। आग आग, बचाओ, कोई बचाओ। ए, आग लगा है, आग लगा है, आग लगा है, आग। ए, पानी ले आओ, पानी ले आओ, पानी ले आओ। ए, कोई पानी ले आओ, आओ आओ आओ। अरे ये आग लगा कैसे? वो बच्चा अंदर तो नहीं है? अरे पानी लाओ, पानी जल्दी। कोई बाल्टी भर के पानी फेंक रहा था उस आग पर, लेकिन उसमें क्या होगा? आग उसका भयंकर रूप दिखाने में ही व्यस्त था। चुटकियों में सब कुछ राख में परिवर्तित हो रहा था। ये आग यहाँ पर लगा कैसे? उसका मतलब कि नहीं, किसी को भी ये खबर नहीं लगने देना पड़ेगा कि मैंने ही उसे अपने घर में चूल्हा जला के पीठा करने के लिए बोला था, और मेरे बीवी को भी ये बात किसी को बोलने के लिए मना कर देना होगा। अब मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। हाय रे हाय, हे ईश्वर, ये तुम्हारा कैसा न्याय है? उस अभागे छोटा सा बच्चा, उसका क्या दोष था कि तुमने उसे इस तरह से इतनी कष्ट देकर मार डाला? इश, हाय रे, ये सभी भाग्य है अजिता, ये सभी भाग्य है। इसमें तो किसी का भी कुछ करने का अधिकार ही नहीं है। हम लोग सिवाय कष्ट सहने के और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। धीरे धीरे वो पूरा घर आग में झुलस जाने लगा और उसके साथ उसके अंदर रहा सब कुछ।
अगले दिन सुबह उस झुलसा हुआ स्तूप के अंदर से गांव के कई लोग राजेश का कंकाल लाकर गांव के पुरोहित से उसकी आत्मा के शांति के लिए सत्कार का इंतजाम करता है। इसके बाद से एक हफ्ता निकल गया है। गांव के कुछ कुछ लोगों का मन अभी भी राजेश के लिए बैठा हुआ था और कुछ कुछ इस घटना को भूल भी गए थे। मानिक बाबू घर में नहीं है। कई दिन के लिए दूर अपने दोस्त के घर में घूमने के लिए गए हैं। उनके घर में उनका बीवी और उनके संतान है। सब कुछ धीरे धीरे स्वाभाविक हो रहा था, लेकिन एक दिन अचानक एक दिन रात में इसी गांव का एक आदमी बगल के गांव से भजन सुन के अपने घर में वापस लौट रहा था, तो वो राजेश के ही घर के सामने वाले रास्ते से लौट रहा था। कुछ ही दूर आने के बाद वो एक रोने का आवाज सुन पाया। आग आग, कोई बचाओ मुझे, मुझे बचाओ, क्या देख रहे हो, बचाओ मुझको, मुझे बहुत कष्ट हो रहा है, बचाओ मुझे। उसके बाद से रात के वक्त जब भी कोई इंसान उस घर के सामने से जाता था, वही किसी न किसी बच्चे के रोने के आवाज को सुन पाता था। सिर्फ वही नहीं, उस घर के आसपास के रास्ते से भी अगर कोई रात के वक्त जाता था तो पास ही के झोंपों में से कैसी एक आवाज आता था, और नहीं तो उन झोंपों के पीछे से किसी बच्चे की साया को झांकता हुआ दिखाई देता था। धीरे धीरे इन घटनाओं की बात पूरे गांव में फैल जाता है। सभी लोग बहुत डर में रहने लगते हैं। दिन के उजाले को छोड़ के और कोई भी रात के वक्त राजेश के घर के सामने से नहीं जाता था, बल्कि ऐसा भी होता था कि राजेश की पड़ोसियां रात के वक्त घर के बाहर ही नहीं निकलता था। कभी रात के वक्त कोई इंसान अगर साइकिल लेके जाता था तो कोई कोई देखता था कि उस साइकिल के पीछे एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, जिसका पूरा शरीर विभत्स रूप से झुलसा हुआ था। लेकिन तभी अचानक वो बच्चा वहां से अदृश्य हो जाता है। क्या भयंकर घटना है! हे ईश्वर, ये मैंने क्या देखा! हे भगवान, रक्षा करो, रक्षा करो। ऐसे ही एक दिन रात में बिमल के घर के आंगन में बिमल और दो पड़ोसी बैठ के आग सेक रहा था। उसी के बगल में बिमल का बीबी पीठा तैयार कर रहा था। इस ठंड में एक दो दिन पीठे खाकर मन नहीं भरता है,
रोज ही पीठा खाने को मन करता है। हाँ, सही कहे हो। तुम लोगों का पीठा कुछ अलग ही होता है। असल में भाभी जी के हाथ के पीठों का स्वाद आ हा। अचानक चूल्हे में रखा हुआ छांचों के ऊपर से एक गर्म पीठा धीरे धीरे हवाओं में बहने लगा और उसके बाद अचानक से वो अदृश्य हो गया। ऐसा लग रहा था कि कोई उसे निगल गया हो। विमल की बीवी इस घटना को देख के बहुत डर गया था। एकदम गर्म पीठा और वो भी ऐसे अदृश्य हो गया था। लेकिन उसके तुरंत बाद ही फिर से वही एक ही घटना। लेकिन इस बार सिर्फ विमल का बीवी ही नहीं, ये घटना अपने आंखों से विमल और वहां पे बैठा हुआ और 2 आदमी ने भी देखा था। ओरे भागो! आ आ आ गांव के अधिकांश लोग अब डरे हुए थे। रात के वक्त राजेश का भूत देखने की दावा कर रहे थे बहुत लोग, और कुछ तो ये भी दावा कर रहे थे राजेश के रोने की आवाज़ सुनने का। लेकिन वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाता था। भय भी उन लोगों को ही दिखाता था जिन लोगों ने कभी ना कभी किसी ना किसी समय उसको अपमान किया था या फिर कष्ट दिया था। इन सब के बीच में एक दिन मानिक बाबू अपने दोस्त के घर से लौट आया था। इस तरफ इस गांव में क्या घटित हो रहा था उसके बारे में उन्हें कुछ भी पता नहीं था। उस दिन शाम को मानिक बाबू अपने घर के आंगन में बैठ के आग सेक रहा था। बहुत ठंड है आज। लगता है इस माघ महीना पूरा बहुत ठंड पड़ेगा, लेकिन आग के सामने बैठने से थोड़ा अच्छा लगता है। सुनिए, आज और आग सेकने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए घर के अंदर चलिए, बाहर रहना ठीक नहीं होगा। क्यों? अंदर क्यों जाऊंगा? ए, तुम्हारा क्या हुआ है? बोलो तो। दिमाग क्या पूरा घूम गया है? हाँ, जाओ, मुझे और परेशान ना करके अंदर जाके सो जाओ। हाँ। लगता है कोई मेरे पीछे से गया है। धूर, मैं भी ना क्या सब सोच रहा हूँ। मेरे बीबी के लिए ही ये सब हुआ है। क्या सब बकवास करके गया है यहाँ से। धूर। तभी पीछे से एक विभत्स साया मानिक को आके जोर से धक्का देता है। मानिक को हड़बड़ाहट में आग के ऊपर गिर जाता है, लेकिन मानिक अपने मुंह से कोई भी आवाज कर नहीं पा रहा था और आग से उठ के खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वो सिर्फ छटपटा रहा था
धीरे धीरे उसके पूरे बदन में आग फैल जाता है। कुछ समय बाद उनका स्त्री क्या कुछ सोच के दरवाजा खोलकर घर के बाहर आता है और आके ये दृश्य देखकर बहुत ही ज्यादा भयभीत होके जोरों से चिल्ला उठता है। मानिक की स्त्री का आवाज सुन के आसपास में से कई जन वहां पर दौड़ के आता है और आकर देखता है ये घटना। कोई कोई उस आग के ऊपर पानी ढाल रहा था, ठीक ही उससे आग तो निभ गया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुका था। मानिक बाबू आग में झुलस के मारा गया था बहुत देर पहले ही। ये खबर फैलते ही गांव का और भी कई आदमी दौड़ के आता है मानिक बाबू के घर। दूर में एक झोपड़ों के सामने खड़ा हुआ छोटा सा राजेश का आत्मा, वो किसी को भी क्षति नहीं पहुंचाता था, लेकिन जो आदमी उसे मौत के मुंह में पहुंचाया था उसके ऊपर उसने कोई भी दया नहीं दिखाया और उसे एकदम उचित शिक्षा दिया। इस बार वो बहुत खुश है, इसीलिए धीरे धीरे वो हवा में उड़ के आसमान के तरफ जाके एक तारे में परिवर्तित हुआ। तभी पास ही से दो और तारे आकर वो सब एक साथ मिल जाता है और चमक उठता है और उसके बाद वो तीनों अदृश्य हो जाता है। पूरा का पूरा घटना अच्छे से समझ पाए थे अजीत बाबू। इतने दिनों तक एक पिता और माता अपने संतान के लिए अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन अब वो सब एक हुआ है। एक दिख जैसा एक दुखित घटना घटा है, लेकिन उसी के साथ ये भी हुआ है कि एक परिवार मिलित हुआ है। उसी के कारण अंदर ही अंदर आनंद के साथ हंस उठा अजीत बाबू और बहुत खुश भी हुआ।